Hello everyone, welcome to Pathshala IIT JEE or Medical Muzaffarpur. Here I am Shimanshu Kumar pursuing my BTech in Computer Science and Engineering and now a Faculty of Physics in Pathshala IIT JEE Muzaffarpur. Hello everyone and welcome to this video. Today we are going to start the chapter Friction of Class 8. So let's start the video. In this chapter we will learn about Introduction to Friction, that what is friction, what do we mean by the term friction, right? The second one is causes of friction, that what is the cause behind friction, how friction is caused. The third one is factor affecting friction, that what are the factors on which friction depends, or what are the factors that affect the friction. The types of friction, that there are how many types of friction, application of friction, how friction is used in our daily life, advantages and disadvantages of friction, increasing and reducing the friction, that how can we increase or reduce the term friction, right? In last we will discuss about the fluid friction. So moving forward, let's discuss that what is friction. So friction is a force that takes place when two surfaces are in contact. So what is a friction? Friction is basically a force. It is something we had read about friction in the previous lecture of the chapter force, right? That what is friction? तो बेसिकली फ्रिक्शन इज अ फोर्स. फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक फोर्स ही है, फोर्स का ही टाइप है दैट टेक प्लेस व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट. जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं तो फोर्स का वह टाइप जो दो सरफेस के कांटेक्ट में होने पे आता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन इज व्हाट? फ्रिक्शन इज बेसिकली अ फोर्स. तो जो भी फोर्स के नेचर थे वो लगभग नेचर फ्रिक्शन के भी होंगे, क्योंकि ये भी क्या है? एक तरह का फोर्स ही है. और ये कैसा फोर्स है? Friction force is an external force which resists the relative motion between two surfaces in contact. ये कैसा फोर्स है? ये एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स है जो किसी दो बॉडीज के आपस के रिलेटिव मोशन को रेसिस्ट करता है, राइट? यानी कि वो दोनों बॉडी के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा होगा ये उसको अपोज करता है, ये उसको रिलेटिव मोशन नहीं करने देता है, ये उसको रिलेटिव मोशन करने से रोकता है. तो उस टाइप का फोर्स जो किसी दो बॉडीज के बीच में हो रहे रिलेटिव मोशन को अपोज करे उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टू बॉडीज. और जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा वहाँ पे एक्ट करेगा, उसका जो पॉइंट ऑफ एक्शन होगा वो वहाँ होगा जहाँ पे वो दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होंगे, ठीक है? इट ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी. और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा ही जो बॉडी का मोशन हो रहा होता है, रिलेटिव मोशन हो रहा होता है, उस मोशन के जस्ट अपोजिट साइड में लगता है, ठीक है? अगर इन सारे फिगर्स में हम ध्यान से देखें तो यहाँ देखो, ये एक मान लो एक बॉक्स है जिसका मोशन आगे की ओर है, इसको पीछे को पुश कर रहा है तो इसका मोशन आगे की ओर है. तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो रहा है? इसके पीछे लग रहा है, यानी इसका मोशन अगर आगे है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा. और देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ है? जहाँ पे ये दोनों बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में, तो जहाँ पे कांटेक्ट में होंगे वहाँ पे क्या लगेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इस फिगर में दिखाई दे रहा है सबको. इस फिगर में ये एक ब्लू कलर का बॉक्स है जो आगे की ओर मोशन कर रहा है, जिसको अपन पीछे से धक्का देंगे तो वो आगे की ओर मोशन करेगा. और ये जो सरफेस है नीचे ये रेस्ट पे है, तो इसके इस रिलेटिव में जो रेस्ट पे सरफेस है उस सरफेस के रिलेटिव में ये मोशन कर रहा, यानी ये आगे की ओर जा रहा. तो जब ये मोशन करेगा इसके रिलेटिव और ये दोनों बॉडीज आपस में जगह पे कॉन्टैक्ट में है, तो जो फ्रिक्शन होगा वो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा मोशन के. क्योंकि मोशन आगे की ओर है, मोशन ईस्टवर्ड में है, तो फ्रिक्शन कहाँ रहेगा? वेस्ट की ओर रहेगा और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रहेगा. तो समझ में आ गया फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स इज एन अपोजिंग फोर्स दैट एक्ट्स अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी एंड द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ बोथ द सरफेसेस. समझ में आ गया फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? क्लियर है सबको? फिर all type of surfaces like solid, liquid and gas offers friction. सारे surfaces चाहे वो solid हो या liquid हो या gas हो, सारे surfaces जो है frictional force offer करते हैं, यानी सारे surfaces पे हमको frictional force महसूस होगा. समझ में आ रहा है सबको? फिर next अगर देखें तो next क्या है? Causes of friction. So friction is caused to the irregularities in the surfaces of bodies in contact. So how friction is caused? What is the cause of friction? So basically the cause of frictions are of two: the irregularities in the surfaces and another one is the adhesive force between the surfaces. So basically there are two reasons, two causes behind the action of friction, behind the frictional force, that is surface irregularities and adhesive force. So these are the two reasons, two causes behind friction. Is it clear to all?
फ्रिक्शन के पीछे यही दो कॉज है, यही दो कारण है जिसके कारण हमको फ्रिक्शन फोर्स महसूस होता है, वी फील्स फ्रिक्शन फोर्स, राइट। अच्छा, देखो फील करने का तरीका क्या है। तुम तो कहोगे सर वी डोंट फाइंड एनी इरेगुलरिटीज इन द टाइल्स और मार्बल्स सिटेड इन माई हाउस, राइट। यू डोंट फाइंड दैट, यू डोंट फाइंड एनी इरेगुलरिटीज ऑन द प्लाइज, ऑन द बेंचेज। जब अपन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखेंगे दो सर्फेसिस में, तो उन दो सर्फेसिस में कुछ क्रेस्ट और कुछ ट्रफ्स होते हैं, यानी कुछ हिल्स और कुछ वैलीज होते हैं, कुछ ऊंचाव नीचाव होता है। और वही ऊंचाव नीचाव क्या होता है, एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑल द सर्फेसिस when seen at microscopic level contains hills and valleys that interlock when they move or rub on the top of each other। हर एक वो सरफेस, जो भी सरफेसेस हमारे आसपास हैं, उन सारे सरफेसेस को अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो उनके पास कुछ ना कुछ हिल्स और कुछ ना कुछ वैलीज होते हैं, राइट। यानी कि कुछ ऊंच कुछ नीच, कुछ ऊंचाव कुछ चढ़ाव होता है। अगर इसको हम देखें हिल्स एंड वैलीज को, तो इन अदर वर्ड वी कैन से दैट देयर आर सम। तो ये जो हिल्स एंड वैलीज होते हैं, ये जो क्रस्ट और ट्रफ्स होते हैं, यही क्रस्ट और ट्रफ्स क्या करते हैं, एक दूसरे को आपस में इंटरलॉक कर देते हैं, आपस में दूसरे को लॉक कर देते हैं। और यही जो इंटरलॉकिंग है, यही क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स का कारण बनता है, ठीक है। अगर तुम अपने दोनों फिंगर्स को, दोनों हैंड के फिंगर्स को आपस में इंटरलॉक करोगे, देन इट्स बिकम हार्ड टू रिमूव योर बोथ ऑफ द हैंड्स, राइट। If you add your both of the fingers and interlock each other, then it will be difficult for another one to remove or to make out your both of the hands that are interlocked with each other, right? तो जो ये interlocking force होता है, ये बहुत ही strong force होता है, ठीक है। और यही जो force है interlocking force, यही force क्या करता है, it resists the motion, और यही दोनों के मोशन को रेसिस्ट करता है। जैसे मान लो कि कोई एक सरफेस है, मान लो ये एक सरफेस है और इसके पास ऐसा 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 करके बहुत सारे हिल्स एंड वैलीज है। एक दूसरा सरफेस आया और इस पे आगे से बैठ गया और इंटरलॉक कर दिया, ठीक है। अब तुम जब इसको खींचोगे तो ये इस इंटरलॉकिंग है, ये आपस में फंस जाएगा। इट विल बिकम मोर हार्डर टू मूव दोज ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट, राइट। सो दिस फोर्स दैट रेसिस्ट द रिलेटिव मोशन, दिस फोर्स कॉजेस फ्रिक्शन। यही फोर्स क्या करता है, फ्रिक्शन कॉज करता है। इरेगुलरिटीज समझने का बहुत सारा कारण है, तुमको समझना पड़ेगा इरेगुलरिटीज को। जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे घर में एक पाइप है, वाटर पाइप, एंड देयर इज नो टैप इन द ओपनिंग ऑफ वाटर पाइप, सो व्हाट विल हैपन, द होल वाटर विल बी टेकन आउट ऑफ द पाइप। मतलब पूरे पाइप से कंटिन्यू पानी बह ही रहा होगा, वो रुकेगा नहीं जब तक कि तुम उस पर या तो एक नया टैप ना लगाओ या फिर बाहर से कुछ ऐसा बंद करने वाला ना लगाओ। टिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन द ओपनिंग ऑफ द पाइप, द वाटर विल बी फ्लोड। वो हमेशा फ्लो करते रहेगा, वो हमेशा बहते रहेगा पानी उस पाइप में से, राइट। एज सेम एज अगर एक फुटबॉल रखा हुआ है जमीन पे और उसको तुम किक कर दो, तो दैट फुटबॉल मस्ट बी ट्रेवल टिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। उसको कंटिन्यू ट्रैवल करना होगा, उसको कंटिन्यू मोशन में रहना होगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, यानी जब तक उसको जाके पकड़े नहीं, उसको जाके खींचे नहीं, तब तक वो फुटबॉल नहीं रुकना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम अगर मार के छोड़ दो तो थोड़े दूर जाने के बाद वो फुटबॉल खुद ब खुद रुक जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे फ्रिक्शन फोर्स है। ये फ्रिक्शन फोर्स ही वो कारण है जिसके कारण फुटबॉल थोड़े दूर आगे चल के रुक जाता है, जिसके कारण वाटर थोड़े दूर आगे बह के खुद ब खुद रुक जाता है जमीन पे, है ना। तो उसके पीछे अगर कारण देखो तो सबके पीछे कारण फ्रिक्शन फोर्स ही है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो फुटबॉल है या फिर कोई भी दो सरफेस होते हैं, उनके इरेगुलरिटीज आपस में दूसरे को इंटरलॉक कर देते हैं, और जो ये इंटरलॉकिंग है, यही इंटरलॉकिंग फोर्स उसके मोशन को रेसिस्ट करता है, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स का नाम दे दिए, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होता है, दूसरी चीज आता है अपना एडेसिव फोर्स। ये एडेसिव फोर्स क्या होता है, तो व्हेन टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट they start to form bonds and begin to stick to each other. This phenomena is called as adhesion. जब दो सरफेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में होते हैं तो वो कॉन्टैक्ट में रहने से उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होने लगता है, दोनों के बीच में दोस्ती होने लगती है, और जब दोस्ती हो जाए तो उसको तोड़ना इट बिकम हार्ड फॉर अस। और जैसे ही दोस्ती होगी दोनों क्लोज आएंगे, जैसे ही क्लोज आएंगे तो एक दूसरे से चिपकने लगते हैं, और वही चिपकने के कारण क्या होता है, उसके मोशन में कुछ न कुछ रेसिस्ट हो जाता है, उसके मोशन में कुछ ना कुछ अपोजिशन आने लगता है, यानी वो मोशन करने से अपोज करते हैं, रेसिस्ट करते हैं। और यही जो कारण है, ये भी किसका होता है, ये भी फ्रिक्शन फोर्स का एक कारण बन जाता है, राइट। सो देयर आर बेसिकली टू कॉजेस बिहाइंड द फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज सरफेस इरेगुलरिटीज इन एडेसिव एंड एडहेसिव फोर्स।
It's clear to all? Okay. So if we move forward, then let's discuss that what are the factors that affect friction. So frictional force depends upon the nature of the surfaces, regularities and irregularities of the surfaces. Right? Nature of surface कहने का क्या मतलब कि जो सरफेस हम देंगे किसी भी दो ऑब्जेक्ट का जो सरफेसेस होगा तो उन सरफेसेस में जिसमें जितना ज़्यादा इरेगुलरिटीज होगा वो सरफेस उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। यानी कि मान लो कि अगर तुम एक फुटबॉल को छोड़ोगे तो वो टाइल्स पे ज़्यादा ट्रेवल करेगा इन कॉम्पेरिजन टू कॉन्क्रीट रोड। जो हम लोग रोड होता है बाहर में उस रोड पे वो थोड़ा कम दूरी ट्रेवल करेगा, लेकिन अगर सेम अमाउंट के फोर्स से हम पुश करें उसको एक टाइल्स पे एक स्मूथ सरफेस पे तो वो ज़्यादा दूर ट्रेवल करेगा। इसका मतलब जो कॉन्क्रीट रोड है इट ऑफर्स अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन दैन द टाइल्स। राइट, जो टाइल्स है वो बहुत कम फ्रिक्शन ऑफर करता है इन कंपैरिजन टू द कॉन्क्रीट रोड। सो वी कैन से दैट मोर द इरेगुलरिटीज मोर विल बी द फ्रिक्शन फोर्स। जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज होंगे उतने ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे। राइट, the next one is how are the two surfaces pressed together as more as surface in contact and more bonds are formed. More bonds to break means more friction. अच्छा, ये क्या कह रहा है? जैसे मान लो कि एक बॉक्स तुम्हारा किसी टेबल पर रखा है। Let's suppose that there is a table in your home, in your house, and a box is put on the table, and your brother is moving the box or pulling the box with a थ्रेड। राइट, तो एक तुम्हारा भाई है जो किसी एक टेबल पर रखे हुए बॉक्स को एक धागे से एक रस्सी से खींच रहा है। ठीक है, तो अभी खींचना उसके लिए आसान है, लेकिन अगर मान लो तुम बड़े हो से तुम्हारे पास ज़्यादा ताकत है, तुम आए और ऊपर से उसको प्रेस कर दिए, यानी ऊपर से उसको दबा दिए, तो क्या अब खींचना पहले की तरह ही आसान रहेगा? नो, इट विल बिकम मोर हार्डर। अब वो थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाएगा उसको खींचना वो बॉक्स को। क्यों? क्योंकि तुम ऊपर से प्रेस कर दो। जैसे ही तुम ऊपर से प्रेस करोगे मोर सर्फेसेस इन कांटेक्ट एंड मोर बॉन्ड्स आर फॉर्म। ज़्यादा सर्फेसेस कांटेक्ट में आएंगे और जो ये क्रेस्ट और ट्रफ्स है ये एक दूसरे को ज़्यादा इंटरलॉक कर देगा। राइट, देखो ना, ज़्यादा इंटरलॉक कर देगा। जैसे ही ज़्यादा इंटरलॉक करेगा तो इसका मोशन जो है वो पहले से अब बहुत ही हार्ड हो जाएगा, यानी इट विल रेसिस्ट मोशन। अब वो ज़्यादा अपोज करेगा उसके मोशन को। तो जितना ज़्यादा तुम उसको प्रेस करोगे उतना ज़्यादा बॉन्ड बनेगा, जितना ज़्यादा बॉन्ड बनेगा उतना ज़्यादा बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तुमको उतना ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, यानी कि उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा होगा। यही होता है ना, यही तो कारण था ना कि कंक्रीट रोड पे फुटबॉल बिना कम दूर चल रहा था। क्यों? क्योंकि उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा था, उसको ज़्यादा बॉन्ड्स तोड़ने पड़ रहे, तो इसलिए वो बहुत कम दूर जाके थक गया। लेकिन टाइल्स पे ऐसा नहीं है, टाइल्स पे इंटरलॉकिंग कम है, इसका इरेगुलरिटीज ज़्यादा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कम है। जितना कम फ्रिक्शन होगा वो बॉल उतना ज़्यादा मोशन करेगा। द सेम वन इज हियर, तो जितना ज़्यादा ऊपर से प्रेस करोगे, जितना ज़्यादा ताकत से ऊपर से प्रेस करोगे, उसके लिए वो मूव करना उतना ही हार्ड हो जाएगा। तुम प्रेस करो तो ठीक है, वो थोड़ा मोड़ा ताकत आके खींच लेगा, लेकिन मान लो कि अगर खली आके प्रेस करा, राइट, जॉन सीना आके प्रेस करा, तो क्या उसको खींचना आसान होगा? नहीं, जितना ज़्यादा ऊपर से तुम प्रेस करोगे, जितना ज़्यादा पावर से प्रेस करोगे, उसके लिए वो खींचना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। राइट, तो ये कुछ फैक्टर्स है जिस पे फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है। समझ में आ रहा सबको? सो मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट फैक्टर इज वेट ऑफ द बॉडी। फ्रिक्शन इंक्रीजेज एंड इंक्रीजिंग द वेट ऑफ द बॉडी। बहुत सिंपल एग्जांपल देख लो, जैसे यहाँ पे एक बॉक्स है, मान लो इस बॉक्स का मैक्स वेट अगर होगा तो 100 kgs, इतने ही वेट होंगे इसके। तो इस 100 kg को तुम धक्का दे रही है, मान लो व्हील लगा हुआ, तुम उसको धक्का दे रही है, इट्स क्वाइट पॉसिबल, तुम धक्का दे सकते हो उसको। थोड़ा सा दम लगाओ, पार्ले जी खा के तुम धक्का दोगे तो धक्का दे दोगे, इट्स ईजी। राइट, लेकिन मान लो कि तुमको सेम ऐसे ही व्हील्स लगे हुए 500 kgs के एक कार को हिलाना हो, तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू। Why? Because the weight of this car is much more than this box. Got the point? So if you increase the weight of the body, the friction force will also increase and it will be more hard to make the relative motion between the two surfaces. समझ में आ रहा सबको? अच्छा, अब ये weight पे कैसे डिपेंडेंट करता है, इसका फॉर्मूला क्या है, how can we say that? तो ये हम लोग बूस्टर में जानेंगे। हम लोग का एक बूस्टर आता है, बूस्टर करके हर एक चैप्टर्स के वीडियोस आते हैं। इस बूस्टर में हम लोग फाउंडेशन की कुछ बातें देखते हैं,
मोर देन आवर सिलेबस। तो इस बूस्टर में हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे दैट हाउ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ द बॉडी। समझ में आ गया? अभी बस इतना जानो कि जितना ज़्यादा जिस बॉडी का वेट होगा वो बॉडी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स ऑफर करेगा। समझ में आ गया? सो मूविंग फॉरवर्ड, अनदर वन इज सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो जितना ज़्यादा सरफेस कॉन्टैक्ट में होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन रहेगा। यहाँ बोल सकते हैं मोर द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, मोर विल बी द फ्रिक्शन। तो जितना ज़्यादा सरफेस कांटेक्ट में होगा फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही ज़्यादा रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो फुटबॉल है इसका मात्र इतना ही पार्ट कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शनल फोर्स मात्र इतना पे लगेगा, यानी इंटरलॉकिंग सिर्फ इतना का ही होगा। लेकिन अगर मान लो सेम बॉक्स पे अगर तुम एक क्यूबिकल बॉक्स रखो तो क्या इसका सरफेस ज़्यादा कांटेक्ट में है? ज़्यादा कांटेक्ट में होने का मतलब ज़्यादा इंटरलॉकिंग का मतलब ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे फुटबॉल का बहुत कम सरफेस कांटेक्ट में है, तो जो सरफेस इंटरलॉकिंग है वो बहुत कम दूर तक होगा, सो इट कैन इजीली मूवेबल। लेकिन अगर उसके बदले तुम ज़्यादा सरफेस कांटेक्ट में ला दो तो ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगा, एंड वी ऑल नो दैट मोर द इंटरलॉकिंग मोर विल द फ्रिक्शन। समझ में आ गया? तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिस पे फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पे। सो basically there are two types of friction. The one is static friction and another one is kinetic friction. तो इसके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल टुडे, थैंक्स एंड गुड लक। मेक योर ओन नोट्स इन योर ओन वर्ड्स